वेलकम 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 एवरीबॉडी। क्या हाल चाल है सबके? मैं एकदम बढ़िया, सी कर रहा हूँ दिस साइड। अच्छा चलो, बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करते हुए पार्ट 3 पर चलते हैं। और आखिरी पार्ट है, इसमें ना सिर्फ मेन क्वेश्चंस करेंगे जो जो जिसके आने की संभावना है। आ कुछ भी सकता है, बट जो शायद मुश्किल लग सकता है अगर तुम सॉल्व करो तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने सारे कर लिए थे। इसके बाद हम थोड़ा देखेंगे कौन सा करना कौन सा नहीं। इसी से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आओ भाई। सुपर लेवल लिमिटेड इज एंगेज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक्स गुड। ठीक है। Two manufacturing units are located in Mumbai and Nagpur, and both units are registered under the state of Maharashtra. The company has another manufacturing unit in Bangalore registered under Karnataka. ठीक है. And a retail showroom located in Ahmedabad registered under GST in the state of Gujarat. अभी तक की कहानी क्या है? सुपर लेवल लिमिटेड है जिसकी दो चीजें हैं, एक तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं और एक है रिटेल शोरूम। ठीक है जी। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है 3 जगह, मुंबई, नागपुर और बेंगलोर। ये महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड है, ये महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड है, ये कर्नाटका में रजिस्टर्ड है। और जो रिटेल शोरूम है वो है अहमदाबाद में, जो कि गुजरात में रजिस्टर्ड है। ये कहानी है अभी तक की। चलो, द कंपनी इज प्रोवाइडिंग द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ एक्टिविटीज अंडरटेकन इन द टैक्स पीरियड। सिर्फ मुंबई और नागपुर यूनिट की दे रखी, एक बार पढ़ लें कि चाहिए क्या। विद द हेल्प ऑफ ओवर इन्फॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई अंडर जीएसटी। एग्जेम्प्ट सप्लाई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है। एज प्रोवाइडेड बाय द नागपुर यूनिट एंड मुंबई यूनिट। ठीक है, इन दोनों के लिए निकालनी है। Which answer be different if the value of exempt supply provided by Nagpur unit or Mumbai unit is to be determined for the purpose of apportionment of ITC under section 17(3). 17(3) के लिए टर्नओवर, चलो वो बाद में करते हैं। हमें अभी सिर्फ ये निकालना है वैल्यू ऑफ exempt सप्लाई। चलो ले पढ़ ले यहाँ से, और निकालनी मुंबई नागपुर की डिटेल भी उन्हीं की दे रखी है। तो चलो exempt सप्लाई निकालनी है, ये याद रखना बार बार। सेल ऑफ टैक्सेबल गुड्स, एक मिनट जरा इसको बाहर से नहीं आना था आपने। चलो, सेल ऑफ टैक्सेबल गुड्स एग्जाम्प्ट है क्या? सबसे बड़ा काटा भाई, एग्जाम्प्ट टैक्सेबल बोला हुआ यार। पहले तो मैं बता दूं एग्जाम्प्ट होती कौन कौन सी है। जीरो रेट वाली, जीरो रेटेड सप्लाईज डिफरेंट, वो एक्सपोर्ट कंसिडर होता है। ये 0% जिसका रेट ही 0 है, या नील रेट वाली, या ऐसी आइटम्स जो नोटिफिकेशन से एग्जाम्प्ट करी गई है गवर्नमेंट के थ्रू। ठीक है, ये होती है एग्जाम्प्ट सप्लाईज, हमें ये ढूंढनी है। टैक्सेबल सप्लाई नहीं जी। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट विद नेशनलाइज्ड बैंक, कोई भी बैंक हो, बैंक से फर्क नहीं पड़ता। इंटरेस्ट इन द फॉर्म ऑफ आपका लोन, एडवांसेस, डिपॉजिट, किसी का भी कोई भी इंटरेस्ट है तो हमेशा एग्जाम सप्लाई का पार्ट बनेगा। ठीक है जी, एग्जाम सप्लाई हो गई हमारी। चलो, सेल ऑफ सिक्योरिटीज, सेल ऑफ सिक्योरिटीज सप्लाई ही नहीं होती, नीदर गुड्स नॉर सर्विस, सप्लाई ही नहीं है तो एग्जाम सप्लाई कहाँ से बनेगी? काटा। सेल ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, इमूवेबल प्रॉपर्टी इज ऑल्सो शेड्यूल 3 के हिसाब से ना ही ये सप्लाई ही नहीं है, मतलब ना ही गुड्स है ना ही सर्विस है। ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी शेड्यूल 3 में आती है ना, वो हम पढ़ते हैं न्यू मैजिक, ये चीजें बाहर आए तो आय से आता है इमूवेबल प्रॉपर्टी, मैजिक का आय इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर हमने अंडर कंस्ट्रक्शन बेची है, हाँ तो सप्लाई जरूर बन जाएगी, तो उस पर टैक्स जरूर लग जाएगा। लेकिन अगर कंप्लीटेड प्रॉपर्टी है तो लैंड बाहर है, इमूवेबल प्रॉपर्टी बाहर, एग्जाम सप्लाई है, एग्जाम सप्लाई नहीं है, सॉरी सप्लाई ही नहीं है। ठीक है, तो सर सप्लाई नहीं टैक्स नहीं एग्जाम्प्ट तो ही ना ना ना, सप्लाई पहले बनेगी तो एग्जाम्प्ट बनेगी, जब सप्लाई ही नहीं है तो टैक्सेबल एग्जाम्प्ट का सवाल ही नहीं उठता। चलो, सेल ऑफ ओल्ड फैक्ट्री बिल्डिंग विच वाज नॉट यूज्ड, फिर से इमूवेबल प्रॉपर्टी है शेड्यूल 3 के हिसाब से, ना ही ये सप्लाई बनेगी ना ही गुड्स और सर्विस। ठीक है, चलो लास्ट है क्या, एक्शनेबल क्लेम्स। लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग अगर है तो जीएसटी का पार्ट बनेंगे, लेकिन यहाँ कौन सा दिए हुए हैं? अदर देन लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग। अरे जीएसटी से ही बाहर है, फिर से वही रीजन, ये सप्लाई ही नहीं है जीएसटी के अकॉर्डिंगली, ये सप्लाई ही नहीं है। सप्लाई नहीं है तो एग्जाम्प्ट सप्लाई का नाम ही नहीं बनता। तो सिर्फ एग्जाम्प्ट सप्लाई बनी कौन सी? ये वाली 1,08,000। तो पहले पार्ट का आंसर ही खत्म हो गया कि वैल्यू ऑफ एग्जाम्प्ट सप्लाई 1,08,000, खत्म, बस एक ही सप्लाई बनी है और कोई बनी नहीं है। दूसरा क्वेश्चन क्या था कि 17(3) के हिसाब से, 17(3) याद है ना, वो हम निकालते थे अपोर्शनमेंट ऑफ आईटीसी निकालते थे हम उसको रूल 42-43 के लिए। याद आ रहा है भाई? अगर नहीं याद आ रहा तो वीडियो जाके देखो, हम निकालते थे रूल 42-43 के साथ हम निकालते थे। इसका प्रोपोर्शन करना होता था कि ये कॉमन यूज के लिए हुआ है, इसके लिए नहीं हुआ, उसके लिए। वहां पे भी कुछ चीजें रखी होती थी कि जो सप्लाई नहीं है, लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ 17(3) रूल विद रूल 43 हम उन चीजों को मानेंगे कि वो एग्जाम्प्ट हैं।
चाहे वो सप्लाई नहीं बनती हम फिर भी मानेंगे, और कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो सप्लाई होने के बाद भी हम उनको एग्जाम नहीं मानेंगे। ठीक है, पढ़ते हैं कौन कौन सी प्रोविजंस आते हैं। तो क्वेश्चन बहुत आसान है, आ जाओ आ जाओ। हाँ भाई, इंटरेस्ट टैक्सेबल तो अभी हम इस पेन से करेंगे सेकंड पार्ट का आंसर। ठीक है, टैक्सेबल तो वैसे ही बाहर किसी भी फॉर्म में नहीं आएगा। इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिट्स भी बाहर क्यों सर? ये अभी तो हमने बोला कि एग्जाम सप्लाई थी। रूल 43 के लिए या सेक्शन 17(3) के लिए ना, इंटरेस्ट जो भी मिलता था उसको हम एग्जाम सप्लाई नहीं मानते थे, क्योंकि अगर उसका आ जाएगा फिर हमें उसका आईटीसी लेना पड़ेगा, तो इसलिए इसको एग्जाम सप्लाई नहीं मानना है। ठीक है, रूल 43 के लिए इंटरेस्ट जो भी मिल रहा है उसको एग्जाम सप्लाई नहीं मानना है, तो ये बाहर हो गया, ये नहीं है। सेल ऑफ सिक्योरिटीज, सर ये तो नहीं है, आपने पहले बोला ये मानेंगे एट द रेट 1%। याद करो वो 3 चीजें होती थी, सेल ऑफ सिक्योरिटी, इमोरल प्रॉपर्टी, स्टैम्प ड्यूटी पे सब कुछ होता था, याद है? सेल ऑफ सिक्योरिटी है उसको 1% पे कंसिडर करेंगे। 1% इसका कितना हो गया सर? ये परचेज की वैल्यू, कोई लेना देना नहीं, हमें सेल की 1% चाहिए। कितना हो गया 1%? 4500। ठीक है जी। सेल ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, इमोरल प्रॉपर्टी है, इसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू पे जाएगी वैल्यू, असली वैल्यू जो मर्जी हो हम स्टैम्प ड्यूटी पे देंगे। असली वैल्यू 185, हमें कोई लेना देना नहीं, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 185 सेम ही है इस केस में। तो इसके लिए एग्जाम सप्लाई क्या हो गई? 1,85,000। ओह 1,85,00,000। चलो सेम इमोरल प्रॉपर्टी, स्टैम्प ड्यूटी, असली वैल्यू क्या है? 90 लाख, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू क्या है? 75 लाख। तो हमारे लिए कौन सी मायने रखती है? 75,000 भाई, 75 लाख, यार मैं 1000 क्यों बोल रहा हूँ, 75 लाख। ठीक है जी। और नीचे एक्शनेबल क्लेम्स, अरे ये वैसे ही बाहर है, इसमें कोई रूल में चेंज नहीं है, ये वैसे ही एग्जाम्प्ट, सप्लाई ही नहीं बनती तो एग्जाम्प्ट का तो सवाल ही नहीं उठता। तो अब हमारे 17(3) के हिसाब से कौन कौन सी, मैं कलर चेंज कर लूँ दिखेगा थोड़ा, हाँ, एक ये 4500 वाली बनी, एक ये 1,85,00,000 वाली बनी, और 90 लाख वाली बनी। दोनों सेम है, अलग अलग पूछी है उसने मुंबई और नागपुर की, तो हम पहले मुंबई की निकाल लें, टोटल कर लो, ये 4500 और 90 लाख। 90 लाख गलत, ये वाली उठानी है 75 लाख, स्टैम्प ड्यूटी पे उठाते हैं। ठीक है, ये वाली उठानी है, बताओ यार गड़बड़ ना हो जाए। चलो करो टोटल 75 लाख और 4500, ये हो गई मुंबई यूनिट के लिए, और इसकी तो दे ही रखी है। खत्म हो गया क्वेश्चन। पहले उसने क्या पूछा? एग्जाम सप्लाई की वैल्यू बताओ, जिसमें से सिर्फ इंटरेस्ट आ रही थी, बाकी सारे सप्लाई ही नहीं बन रहे थे, और पहला वाला तो एग्जाम सप्लाई है ही नहीं, टैक्सेबल है वो। दूसरे में उसने पूछा 17(3) के हिसाब से कौन सी एग्जाम बनती है, तो उसमें इंटरेस्ट बाहर हो जाती है, लेकिन इमोरल प्रॉपर्टी, स्टैम्प ड्यूटी वाली और सेल ऑफ सिक्योरिटी एट द रेट 1% वाला आएगा। समझा? क्लियर है? चलो देते हैं 13 10 में क्यों आ रहा है, नया पार्ट है, पढ़ लेते हैं एक बार। चलो भाई, Sanmati Industries registered in the state of Maharashtra receives the machinery for repair in its workshop located in Mumbai, Maharashtra. ठीक है, from Mitsubishi, Mitsubishi होता था ना, an automobile manufacturing company in Japan। अच्छा जापान की है, जापान। The repair work was carried out by Sanmati Industries for it has to be convertible foreign exchange। अच्छा जो पैसे आ रहे हैं वो convertible foreign exchange में आ रहे हैं। ठीक है, while raising the invoice for the said consideration, the accountant of Sanmati Industries approaches as to whether the dynamic QR code is mandatorily required on the said invoice. You are required to advise on him and note दिया हुआ एक, Mitsubishi is not registered in India। ठीक है, जापान में है, उसने इंडिया में कोई रजिस्ट्रेशन ली हुई। फर्दर एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ Sanmati Industries was 550 करोड़ इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। पहले तो हम कंडीशन देख लें कि डायनामिक क्यूआर की कंडीशंस क्या होती थी। पहले तो B2C होना चाहिए, है ना, B2B के लिए नहीं होता था, ये B2C सप्लाई के लिए होता था। टर्नओवर ग्रेटर देन 500 करोड़ होनी चाहिए इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो आपको मैंडेटरी है उसको बनाना। ऊपर से आपका बस ये कंडीशन थी डायनेमिक के लिए तो, लेकिन वो चलो आके बताता हूँ मैं इसका। अभी ये कह रहा है कि डायनेमिक क्यूआर कोड इनवॉइस पे मैंडेटरी है क्या इस केस सिनेरियो के करने की। अच्छा पहले तो ये महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड और बाहर वाला रजिस्टर्ड नहीं है क्योंकि वो जापान का है, तो एक तरीके से एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस हो गई। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, प्लेस ऑफ सप्लाई निकालेंगे तो मेरे को सेक्शन 13(3) याद आ रहा है, याद आया? सेक्शन 13(3) में ये बोला हुआ है कि अगर कोई भी गुड्स रिपेयर के लिए इंडिया आ रही है, जिसका फिजिकल प्रेजेंस चाहिए इंडिया में, तो उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई वो मानी जाएगी जहां पे सर्विस परफॉर्म हुई है। यही है, सर्विस कहाँ परफॉर्म हुई है इस केस में? उसकी वर्कशॉप में। वर्कशॉप कहाँ थी? महाराष्ट्र, मुंबई में। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो गई? मुंबई, महाराष्ट्र। ठीक है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई महाराष्ट्र हो गई, तो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस बनेगी क्या? एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के लिए एक मिनट जरा
खाने को यहाँ लिख दूँ। मेरे को एक बार बताओ, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस कहाँ बनती थी? कुछ कंडीशंस होती थी ना, यहाँ इस सप्लायर जो होना चाहिए वो इंडिया में होना चाहिए, जो रेसिपिएंट होना चाहिए वो आउटसाइड इंडिया होना चाहिए, जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो आउटसाइड इंडिया होना चाहिए, और जो पैसा आ रहा है वो कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में आना चाहिए। ये कंडीशन थी सारे। फॉरेन एक्सचेंज में आ रहा है जी हाँ आ रहा है, रेसिपिएंट बाहर है जी हाँ है, सप्लायर इंडिया में है जी हाँ है, लेकिन प्लेस ऑफ सप्लाई हमारे अकॉर्डिंगली तो महाराष्ट्र बन गई। तो जो आरटीपी में आंसर दिया हुआ ना वो ये है कि महाराष्ट्र को प्लेस ऑफ सप्लाई बताया है, और उसके बाद बताया है कि वो 500 करोड़ वो एक्सपोर्टर के केस में वो जो सर्कुलर आया था ना, नोटिफिकेशन 14/2022, तो उसके अकॉर्डिंगली ये है कि अगर हम एक्सपोर्टर को कोई भी इनवॉइस इशू करते हैं तो उसको हमें डायनेमिक क्यूआर कोड नहीं करना। तुम खुद सोचो यार, बाहर का बंदा डायनेमिक क्यूआर कोड करके पेमेंट कैसे कर सकता है? तो जो भी हम एक्सपोर्टर को कभी भी बाहर के बंदे को कभी भी हम इनवॉइस इशू करेंगे तो उस पर डायनेमिक क्यूआर कोड की जरूरत नहीं है। तो आरटीपी में ये आंसर दिया हुआ है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंगली क्या है कि जो प्लेस ऑफ सप्लाई ये आउटसाइड इंडिया वाली एक्सपोर्ट और सर्विस बना देगी। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र में था 13(3) के ही क्लॉज में ना आगे बोला हुआ है, अगर आपने कोई गुड्स रिपेयर वगैरह के लिए मंगवाया इंडिया में और फिर से उसको री एक्सपोर्ट कर दिया, क्या कर दिया? री एक्सपोर्ट कर दिया विदाउट यूजिंग इन इंडिया। तो हमने वही करा है, जब रिपेयर के लिए आया था वो वापस जाएगा, उसके बाद रिपेयर होने के बाद तो जो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई बाहर बनेगी, जो रेसिपिएंट का एड्रेस है अगर मेंशन है तो मेंशन है ना, जापान है, तो इस केस में मेरे ख्याल से प्लेस ऑफ सप्लाई बाहर बननी चाहिए। तो प्लेस ऑफ सप्लाई बाहर बनेगी आउटसाइड इंडिया, तो ये होगी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस पे तो डायनेमिक क्यूआर कोड लगता ही नहीं, आनी खत्म। तो आंसर तो हमारा मैच हो रहा है कि डायनेमिक क्यूआर कोड नहीं लगेगा। बस आरटीपी में क्या है कि उन्होंने महाराष्ट्र पे रोक दिया कि महाराष्ट्र की प्लेस ऑफ सप्लाई बन रही है और हम क्यूआर कोड इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि एक्सपोर्टर बाहर वाला बंदा है, लेकिन प्लेस ऑफ सप्लाई मेरे ख्याल से बाहर ही बनेगी क्योंकि उसी का क्लॉज है। ठीक है, चलो एक बार सोल्यूशन पढ़ लेना इसका। रेक्टिफिकेशन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, मैं फिर भी पढ़ा देता हूँ, इसके पीछे का आंसर भी पढ़ लेना। वो बोल रहा है कि रेफरेंस टू रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक्स अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड बताओ। कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो सेक्शन 161 में आते हैं? सारे डिसीजन वाले, ओपिनियन वाले, सारे। हु कैन रेक्टिफाई द एरर? एनी अथॉरिटी, एनी अथॉरिटी। व्हाट टाइप्स ऑफ मिस्टेक्स कैन बी रेक्टिफाइड? कुछ भी भाई, कोई भी एरर हो वो आप खुद ठीक कर सकते हो। टाइम लिमिट क्या है उसकी? 6 महीने। लेकिन अगर अर्थमेटिकल एरर है या क्लरिकल मिस्टेक है या ओमिट कर दिया कुछ ऑर्डर से, तो इस केस में हमारी कोई टाइम लिमिट नहीं है, हम किसी भी टाइम लिमिट तक उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो यही अगला क्वेश्चन है, टाइम लिमिट क्या है? तो इस केस में हमने ये लिखना है कि 6 महीने है। हाउएवर अगर अर्थमेटिकल एरर है या क्लरिकल मिस्टेक है या ओमिट कर दिया कुछ, तो इस केस में कोई टाइम लिमिट नहीं है, नो टाइम लिमिट। ठीक है भाई, तो सीधा क्वेश्चन। चलो रिलेटेड सब है। बैगेज का क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। जॉन बाइडन 32 इज अ टूरिस्ट ऑफ यूएस ओरिजिन, ही केम टू इंडिया ऑन ट्रैवल वीजा। बैगेज का पार्ट है, ठीक है। एक बार देखें क्या पूछ रहा है भाई। विद द रेफरेंस टू बैगेज रूल डिटरमाइन द कस्टम ड्यूटी पेबल, ठीक है। और तो कुछ भी नहीं है, कोई और सेस नहीं लेना, ठीक है। याद करो भाई, इसमें वो मिलता था, अच्छा इसमें कोई वो मिलेगी हमें, एग्जाम्पशन मिलेगी। देखो एक बार ध्यान से, देखो 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 देखो, बाहर का बंदा है, सिर्फ 15,000 की, ठीक है। वो याद है ना, सिगार्स, टोबैको वगैरह सब। चलो पर्सनल इफेक्ट मेरे काम के नहीं है, सब कुछ माफ होता है। ट्रेवल सोवेनियर्स अनलिमिटेड होते हैं, फिर से मेरे काम के नहीं है। लैपटॉप, इसकी कंडीशन है अगर एक बंदा 18 ईयर्स से ऊपर का है तो वो एक लैपटॉप कैरी कर सकता है, उसकी वैल्यू हमें कोई फर्क नहीं पड़ती रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स वैल्यू, ठीक है। तो ये भी काम का नहीं है। हम अभी सिर्फ ये देख रहे हैं कि कौन सी एग्जाम्प्ट होगी और कौन सी नहीं होगी। 200 ये आया ना काम का, 200 ग्राम्स ऑफ टोबैको कितना अलाउड होता है भाई? बोलो बोलो। 125 ग्राम्स, तो फिर कितना माफ नहीं होता? 75 ग्राम्स, ठीक है। कितनी वैल्यू होगी इसके हिसाब से? आओ भाई, 625 हो गई जी, तो इसकी होगी 375। आओ 50 सिगार्स कितनी अलाउड होती हैं? सिर्फ 25 सिगार्स अलाउड होती हैं और 25 नॉट अलाउड। तो 25 के हिसाब से हो गया 2500, ये भी 2500, ठीक है जी। फायर आर्म्स, भैया बंदूकें अलाउड नहीं होती कस्टम में, और 80 कार्ट्रिज और फायर आर्म ये 50 अलाउड होती हैं, तो कितनी इनएलिजिबल हुई? 30। तो वैल्यू निकालो, ये हो गई आपकी 15,000, ये हो गई आपकी 25,000, ठीक है जी।
साफ लिख लो भाई, साफ लिख लो थोड़ा। 25,000, देखो क्या लग रहा है, 15,000, ठीक है जी। ये एलिजिबल वाले हैं एग्जाम्शन के लिए, और ये इनएलिजिबल वाले, मतलब इन पर तो सीधा टैक्स लगेगा। चलो, 2 लीटर तक की वाइन होती है तो सारी की सारी माफ, ठीक है। मोबाइल फोन अलाउड होते हैं, तो हमारे लिए कितनी बनी ये प्लस करो। कौन कौन सी एलिजिबल है? 625, 2500, 25,000 ये अलाउड है। ये 5,000 सारे अलाउड हैं। ये आपका 80,000 अलाउड है। ऊपर वाला कौन सा था? ऊपर वाला तो चलो भाई नहीं, टोटल करो, टोटल करो, 1,18,125, ठीक है जी। 1,18,125, इसमें से मैंने तुम्हें बताया था कितनी एग्जाम्शन मिलेगी हमें, 15,000, क्योंकि बाहर का टूरिस्ट, बाहर का सिटीजन है। 15,000 प्लस करो भाई, कितना आया? 1,03,125, ठीक है जी। अब इस पे बैगेज का वो टैक्स लगेगा एट द रेट 35%, और उसके ऊपर फिर 10% लगेगा। तो टोटल हम इकट्ठे ही निकाल लेते हैं, टैक्स कितना आया? हाँ ये है ना 39,703, कस्टम ड्यूटी पेबल। ये आ गई हमारी जो एलिजिबल, जो एग्जाम्शन की थी, ये तो हो गई। जो अब ये टोटल है, ये सारा का सारा टोटल, इस पर 100% टैक्स लगेगा। अलाउड सिर्फ बैगेज रूल्स के हिसाब से एग्जाम्प्टेड यूनिट्स हैं, जो उसकी एक्सीडिंग है उन पे 100% टैक्स लगता है, ठीक है। तो ये जो 375, ये 2500, ये आपका 15,000, इन पे 100% टैक्स है। चलो आगे चलें, क्लियर है? सिर्फ ये इसकी कैलकुलेशन के ज़्यादा नंबर है, क्योंकि इसका तो नोट ही छोड़ना आपने। ये याद रखना, थोड़ी 2-4 वैल्यूज तो हैं इसमें, एक सिगरेट भी होती है 106 वाली। चलो आगे क्या है, बीसीजी इंपोर्ट क्वेश्चन देखने के बाद किस बारे में है, ना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कर लेते हैं एक बारी। हाँ मेरा 16 क्वेश्चन है ना। चलो, निर्यात एक्सपोर्टर्स imported some goods on 1st January. These goods are not meant for being used at 100% EU, ठीक है। The goods were cleared from the Mumbai port on 8th January, ठीक है। इंपोर्ट 1 जनवरी को किए थे। वेयर हाउस के लिए जो ऑर्डर पास किया वो 8 जनवरी को किया है, इनटू बिल बॉन्ड। ऑर्डर नहीं पास किया ये हमने, हाँ ऑर्डर, ठीक है। एक्सेसिबल वैल्यू है $10,000, एक्सचेंज रेट है 66 पर डॉलर। तो एक बार साथ साथ लिखते चले यहाँ पे, एक्सेसिबल वैल्यू कितनी हुई? $10,000, ठीक है। और रेट सबसे पहले वाला होता है, जो सबसे पहले वाली हमने पे करी होती है, बिल ऑफ एंट्री 66, ठीक है। रेट सबसे पहले वाला 8 जनवरी वाला। तो बीसीडी तो हमारा जो लेटेस्ट होती है वो देखते हैं, तो हमारे लिए अभी ये काम की नहीं है। द ऑर्डर परमिटिंग डिपॉजिट्स ऑफ गुड्स इन द वेयर हाउस फॉर 4 मंथ्स, अच्छा 4 महीने के लिए उसमें जा रहे हैं, वेयर हाउस में जा रहे हैं अंडर सेक्शन 60, ठीक है। ऑन 15 जनवरी, तो 15 जनवरी से 4 महीने 15 मई को खत्म होंगे, ठीक है। द गुड्स वर देयर आफ्टर डिपॉजिट इन द वेयर हाउस एंड द पुणे एंड वर क्लियर्ड फॉर पुणे वेयर हाउस ऑन 31 मई। 15 मई तक का टाइम था, हमने 31 को निकाले हैं, वो निकालेंगे, इंटरेस्ट निकलेगा क्योंकि ज़्यादा टाइम पीरियड है। वैसे मैं एक बात बताऊं, जब इंटरेस्ट निकालते हैं ना, तो ये 4 महीने 6 महीने नहीं देखते हैं, हम सिर्फ 90 दिन देखते हैं। 90 दिन के ऊपर जितना आपने रखा होगा, ऑर्डर जितने मर्जी का पास हो, 90 दिन के ऊपर आपने जितने दिन का रखा होगा ना, इंटरेस्ट वहाँ से कैलकुलेट होगी। चलो, द रेट ऑफ बीसीडी वॉज 15%, एक्सचेंज रेट वॉज 68.75 ऑन 31 मई। हमें कौन सा चाहिए? हम यहाँ पे वो रेट लेंगे बीसीडी का जो लास्ट डे ऑफ वेयर हाउसिंग था। लास्ट डे ऑफ वेयर हाउसिंग वो क्या था? 15 जनवरी को 4 महीने, 15th मई का बीसीडी का रेट उठाएंगे। चलो, आईजीएसटी 10% एप्लीकेबल है, ठीक है। द रेट ऑफ बीसीडी वॉज 12% एंड एक्सचेंज रेट वॉज 67 ऑन 15th में। हमारे लिए ये है अब काम की चीज, ये है हमारे काम की चीज, क्योंकि 15th मई को ये 12% की बीसीडी है। अब ये लिखेंगे यहाँ पे 12% की बीसीडी भाई हमारी, क्लियर है? चलो, आईजीएसटी 12% है, ठीक है। इग्नोर एग्रीकल्चर, हमें निकालना है टोटल कस्टम ड्यूटी पेबल, टोटल कस्टम ड्यूटी पेबल और इंटरेस्ट। ठीक है, आसान है तो यार, मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। पहले तो वैल्यू निकाल लो, $10,000, एक्सचेंज रेट 66, यहाँ गए आपके 6,60,000। इस पे कस्टम ड्यूटी कितनी बन गई? बीसीडी कितनी बन गई? 12% पे, निकालो। 79,200। इस पे एसडब्ल्यूएस भी लगेगा 10% का, सिर्फ इस केस पे 7920। टोटल कितना हो गया? 87,120, 87,120। दिस इज आंसर कस्टम ड्यूटी पेबल का, ये आंसर है, ठीक है। आईजीएसटी को मत जोड़ देना, उसने सिर्फ कस्टम ड्यूटी पेबल बोला है। चलो, 87,120।
अब इंटरेस्ट कैलकुलेट करनी है। मैंने क्या बोला था, इंटरेस्ट कहाँ से कैलकुलेट करते हैं? सर 15th मई से 31st मई तक करेंगे, क्योंकि तब जाता है भाई 90th डे तक माफ होता है, 91st डे से हमें इंटरेस्ट पे करना होता है। तो 15th जनवरी को अगर ऑर्डर आया तो 90th डे कौन सा हुआ? 16 दिन, फरवरी के 28 दिन। कुछ ईयर तो रखा है क्या? ईयर कोई नहीं है, तो लीप ईयर वगैरह का कोई सिस्टम नहीं। 28 दिन और बच गए, कितने बच गए, कितने बच गए? 30 दिन, 90 दिन बच गए, 15 दिन, 90 आ गया ना। तो ये आपका आ गया 9 आया, 16 अप्रैल आ गया ना। सोलह आ गया, ठीक है। तो 16 अप्रैल से हमें 31 मई तक जाना है, तो 31 और 14 डेज कितने हो गए? 45। ये देखो ना, 16 जनवरी के दिन, फरवरी के, ये मार्च के, ये अप्रैल के, ये हमारा खत्म हो रहा है 16 को, ठीक है। तो 16 अप्रैल से लेके 31 मई तक के दिन ये बचे हमारे 45 डेज। तो हमारे लिए अमाउंट कितना है, किस कौन से अमाउंट पे? ये हमारी कस्टम ड्यूटी पेबल थी, 45 डेज के लिए एक्स्ट्रा गए हैं, और रेट आपका 15% का। आंसर निकाल लो भाई। वन 1611 ये आंसर है। एक बार चेक कर लें, मिला लें। ये हमारा मैच हो गया। इंटरेस्ट 1611, 45 डेज 16 अप्रैल को शुरू है, क्लियर है। तो यहाँ हमारी आरटीपी खत्म होती है। तो मौज बनाओ अब तो। बाकी कोई भी डाउट हो मैं कॉन्टिन्यूसली रखूँगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, मैं रोज़ MCQ डालता हूँ वहाँ पे। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में छोड़ो, या मेरे को वो कर सकते हो, मैसेज वगैरह कर सकते हो, इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो, कहीं भी, ठीक है। तो बस यार बहुत कम टाइम रह गया, पढ़ाई में लग जाओ, बहुत 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 ज़रूरी है। चलो बाय गाइस।